Jeffrey Epstein's victims and Jeffrey Edward Epstein. 2019 में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स लीक होना शुरू हुई और अब कुछ ही दिन पहले कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम भी सामने आए, जिनमें इमरान खान, नवाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जिससे फौरन मीडिया में शोर मच गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, नाम फाइल्स में होना और जुर्म साबित होना दो अलग चीजें हैं। इन तीनों के खिलाफ ना कोई इल्जाम साबित हुआ, ना कोई एविडेंस मिला, ना कोई गवाही आई। लेकिन फिर असल कहानी किसकी है? जिनके नाम नहीं थे फाइल्स में, या उनकी जो बार बार आते रहे लेकिन उनसे कभी सवाल नहीं पूछे गए? दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था और उस सिस्टम का चक्कर समझना जरूरी है अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पावर असल में कैसे काम करती है। जेफरी एप्स्टीन के बारे में सबसे इल्तबास वाली बात ये है कि उसका पैसा आया कहां से, क्योंकि पहले वो एक टीचर था, फिर वॉल स्ट्रीट में एंट्री मिली, फिर अचानक बिलियनियर बन गया। पर उसका बिजनेस मॉडल है क्या था, उसके क्लाइंट्स कौन थे और इनकम का असल सोर्स क्या था? इन सवालात के सही जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि वो खुफिया एजेंसीज के लिए काम करता था, कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ फ्रंटमैन था किसी और बड़े नेटवर्क का। लेकिन जो भी हो, एक बात क्लियर है, एप्स्टीन के पास वो रिसोर्सेज थे जो किसी आम बिजनेसमैन के पास नहीं होते। प्राइवेट आइलैंड था, लोगों ने उसे सिन आइलैंड का नाम दिया। प्राइवेट जेट था जिसे लोलिदा एक्सप्रेस कहा जाता था। मेंशंस थे दुनिया भर में, लेकिन ये सब किसी बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं आया था, ये किसी और चीज का नतीजा था। एप्स्टीन का असली काम था पावरफुल लोगों को एक जगह लाना, उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाना जहां उनकी गलतियां रिकॉर्ड हो सकें, जहां उनकी कमजोरियां एक्सपोज हो सकें, और फिर उन रिकॉर्डिंग्स को फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, ये ब्लैकमेल सिस्टम था, और इस सिस्टम में एप्स्टीन सिर्फ ऑपरेटर था, मालिक नहीं। तो सवाल ये बनता है, अगर एप्स्टीन सिर्फ ऑपरेटर था तो असली पावर किसके पास थी? जब एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई तो सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज ये नहीं थी कि कौन इन्वॉल्व था, तकलीफदेह ये था कि जिनके नाम थे वो वही लोग थे जो दुनिया को अखलाकियात का सबक देते हैं। कुछ नाम जिनमें प्रिंस एंड्रयू हैं, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का हिस्सा, जिनके मुल्क में हर साल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं दूसरे कंट्रीज के खिलाफ, जो वुमेन एम्पावरमेंट का सपोर्टर कहलाते हैं, जिनके फ्लाइट रिकॉर्ड शो करते हैं कि वो एप्स्टीन के जेट में कई बार सवार हुए, और अहद बराक, इसराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनके फोटोज एप्स्टीन के घर के बाहर मिले, जिसका जवाब ये मिला कि बिजनेस मीटिंग्स थी। लेकिन बिजनेस अगर इतना साफ होता तो इतना खुफिया क्यों? ये वही लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज को बच्चों के हकूक का लेक्चर देते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में तकरीर देते हैं। लेकिन जब उनका खुद का कनेक्शन ऐसी एक्टिविटीज से जुड़ा हो तो खामोशी आ जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिस्टम है जहां पावर डिसाइड करती है कि कौन अकाउंटेबल होगा और कौन नहीं। दोस्तों, एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ पार्टीज या सोशल गैदरिंग्स के लिए नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड सिस्टम था जिसका मकसद था पावरफुल लोगों पर कंट्रोल हासिल करना। तरीका सिंपल था, पहले इनवाइट करो प्राइवेट आइलैंड पर, प्राइवेट जेट में एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहां प्राइवेसी का भरोसा हो, फिर ऐसे मौके पैदा करो जहां लोग अपनी गार्ड डाउन कर दें, जहां वो कंफर्टेबल फील करें अपनी असली शक्लें दिखाने में, और फिर रिकॉर्ड करो। कैमरास छिपे होते थे, रिकॉर्डिंग्स होती थी, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते थे ताकि फायदा उठाया जा सके। अगर कोई पॉलिटिशियन आपकी रिकॉर्डिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज में आ जाए तो वो आपके हिसाब से वोट देगा। अगर कोई बिजनेसमैन आपकी फाइल्स में आ जाए तो वो आपके हिसाब से डील करेगा। अगर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर आपकी जद में आ जाए तो वो आपकी पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा। ये सिस्टम इंटेलिजेंस एजेंसीज का पुराना तरीका है, और एप्स्टीन के केस में ये प्रोफेशनल लेवल पर चला। कुछ लोग कहते हैं कि मोसाद इन्वॉल्व थी, कुछ कहते हैं CIA, लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था। तो सवाल ये है, अगर एप्स्टीन का नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज था तो उसकी मौत के बाद ये सब खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? जब आप एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। वेस्टर्न एलीट्स के नाम बहुत हैं, बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल्टी, सब मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग मिसिंग हैं। मुअम्मर गद्दाफी का नाम नहीं है, वो लीडर जो वेस्टर्न पावर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा था, जिसने अपने ऑयल को डॉलर के बजाय गोल्ड में ट्रेड करने की बात की थी। उसका नाम कहाँ है? आयतुल्ला खोमनाई का नाम नहीं है, ईरान के रेवोल्यूशनरी लीडर का, जिसने अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट किया, जिसने अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड की। उसका कनेक्शन कहाँ है? ह्यूगो चावेज, फिडेल कैस्ट्रो और वो तमाम लीडर्स जिन्हें वेस्टर्न मीडिया डिक्टेटर्स कहता है, उनका जिक्र तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, वो उस क्लब में नहीं थे जो एप्स्टीन जैसे लोगों के जरिए कंट्रोल होता था। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये पैटर्न है। जो सिस्टम के साथ चलते हैं वो कॉम्प्रोमाइज में आ जाते हैं।
जो सिस्टम से टकराते हैं वो इस नेटवर्क में होते ही नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि एप्स्टीन का नेटवर्क एक्चुअली एक टूल था उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो वेस्टर्न एलीट सर्कल का हिस्सा बनना चाहते थे? जब पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम फाइल्स में आए तो फौरन अजम्पशंस बना ली गईं, लेकिन कॉन्टेक्ट समझना जरूरी है। इमरान खान, नवाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी तीनों हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं। तीनों इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व रहे हैं। तीनों के कॉन्टैक्ट्स वेस्टर्न सर्कल्स में हैं, तो उनके नाम किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आना इतना अजीब नहीं। कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो किसी पार्टी में गए या किसी गलत काम में शामिल हुए। कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब सिर्फ ये है कि किसी वक्त किसी ने उनका नंबर सेव किया था, शायद डिप्लोमेटिक इवेंट में मिले होंगे, शायद किसी कॉमन कॉन्टैक्ट के जरिए इंट्रोडक्शन हुआ हो। किसी विक्टिम ने इन तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया, कोई फ्लाइट रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई फोटो एविडेंस नहीं आई, बस एक नाम था लिस्ट में और इसकी बेसिस पर किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये भी अजीब है कि जिनके नाम बार बार आए, जिनके साथ टेस्टिमनीज हैं, जिनके साथ सॉलिड कनेक्शंस हैं, उनके लिए इतना डिफेंस मीडिया में दिखता है और जिनका सिर्फ नाम है उनके लिए इतना शोर। तो क्या ये मुमकिन है कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग है या कुछ लोगों को डिफेम करने के लिए उनका नाम जानबूझकर लीक किया गया हो? बहरहाल 10 अगस्त 2019 की सुबह जेफरी एप्स्टीन जेल में मारा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट थी कि सुसाइड है, लेकिन हालात इतने सस्पिशियस थे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने आप बन गईं। पहले तो एप्स्टीन 24 घंटे सुसाइड वॉच पर था, फिर अचानक वो वॉच हटा दी गई। सेल के बाहर कैमरास थे, वो खराब हो गए। गार्ड्स जो ड्यूटी पर थे वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऑटोप्सी में जो इंजरीज थी वो लटकने से ज्यादा गला घूटने से मिलती थी। एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ओपनली कहा कि ये मर्डर है, लेकिन ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनर ने कहा सुसाइड है। तो सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात क्लियर है, एप्स्टीन के मरने से बहुत लोगों को फायदा हुआ। अगर वो ट्रायल में जाता तो पूरा नेटवर्क खुलकर सामने आ जाता। तो क्या एप्स्टीन की मौत एक्चुअली सुसाइड थी या एक कैलकुलेटेड मूव था सिस्टम को बचाने के लिए? जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन की कहानी ये नहीं है कि एक बुरा आदमी पकड़ा गया और सजा मिली। ये कहानी ये है कि एक सिस्टम कैसे अपने आप को बचाता है, कैसे पावरफुल लोग अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर रखते हैं, कैसे उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है जो दूसरों को अखलाकियात का लेक्चर देते हैं। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसका नेटवर्क वो अभी भी मौजूद है, शायद नए शहरों के साथ, शायद नए तरीकों से, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। फाइल्स में कुछ नाम थे, पाकिस्तानी सियासतदानों का जिक्र आया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। वेस्टर्न एलीट्स के सॉलिड कनेक्शंस थे, लेकिन कोई ट्रायल नहीं हुआ। ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, जहां पावर डिसाइड करती है कौन सवालों के जवाब देगा और कौन नहीं। जहां ब्लैकमेल का नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि उसे एक्सपोज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहां सच्चाई इतनी लेज में छुपी है कि उसे निकालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसका सिस्टम जिंदा है, और जब तक ये सिस्टम जिंदा है ऐसी कहानियां रिपीट होती रहेंगी। नए नाम, नई जगह और वही पुराना खेल।